हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी जोरदार तरीके से ना। तो अभी और क्या नहीं ताजा? कुछ नहीं, वैसे तो होनी चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ। लैब असिस्टेंट के तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो बच्चे साइंस डिपार्टमेंट से तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिनके पास साइंस है 12th में, उनके लिए भी टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही है। लेकिन जो बच्चे ज्योग्राफी से भी कर रहे हैं ना, उनके भूगोल वाले पार्ट में ये जो चैप्टर है जो आपका दिया हुआ है, तो मैंने आपको, रवि सर ने आपको शायद बताया था कि कुछ टॉपिक्स जो साइंस से रिलेटेड है वो नरेंद्र सर करवाएंगे। तो बिल्कुल करवाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, बिल्कुल आपको करवाया जाएगा। आज वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा मतलब कंसेप्चुअल भी है और इमोशनल भी है, दोनों ही बातें हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बातें हैं नहीं, वो वही बातें हैं जो डेली रूटीन में आप देखते हो लेकिन समझ नहीं पाते। भी ऐसा भी होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। एक एक शब्द को गहराई से पढ़ेंगे, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना भाई। अगर माइक वगैरह बंद हो जाए तो बता देना, और इधर से स्टूडियो वालों को भी बोल रहा हूं थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है आज की, तो इसको अपने शुरू करते हैं। देखिए क्या है पारिस्थितिकी। वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है ये, और वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ है। तो पारिस्थितिकी का मतलब क्या है कि हम जन्म लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप बड़े होते हैं, एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर कोई और अगली पीढ़ी जन्म लेती है, वो इस तरीके से चीजें चलती जाती है। लेकिन अकेली चीजें सरवाइव करती हैं क्या? नहीं कर पाती। हमारे आसपास का जो वातावरण है उसके साथ हमारा संबंध है, हालांकि हम वो संबंध देख नहीं पाते। जैसे अपने बोल देते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं। ठीक है, और अदर जो भी है अपने रिलेशन, वो अपने देख लेते हैं, संबंध देख लेते हैं। लेकिन प्रकृति के साथ भी अपने कुछ संबंध होते हैं। वही बात है, अगर हम प्रकृति के साथ अच्छे से रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ अच्छे से रहेगी, और हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमें उसका रिजल्ट देगी जो हमें भुगतना पड़ेगा। तो अब इसको करते हैं शुरू कुछ मजेदार क्लास के साथ। देखिए पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिकी का इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है, इकोलॉजी। एक एक लाइन में बता रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठना, चीजों को नोट डाउन करते चलना। इकोलॉजी, यह जो इकोलॉजी शब्द है ना, वो ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है? ग्रीक भाषा का। इकोलॉजी शब्द है इंग्लिश का, लेकिन ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। एक तो है ओकस। क्या है? ओकस। ये लोटस नहीं है, ओकस है। ठीक है, ओकस और लोगस। लोगस। तो मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी? इकोलॉजी। पहली बात तो अपने दिमाग में फिट कर लो आप। क्या फिट कर लो? कि जिसके लास्ट में लॉजी लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ, कोई भी शब्द हो और उसके लास्ट में लॉजी लगा हुआ हो, तो वहां पर उसका ग्रीक भाषा में वो शब्द होता है लोगस। क्या होता है? लोगस। और इस लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। तो कुछ डाउट्स तो आपके यही क्लियर हो जाते हैं। कई बार है ना क्वेश्चन पूछ लेता है कि एपिकल्चर क्या है, एपिकल्चर क्या है, सेरिकल्चर क्या है, फ्लोरिकल्चर क्या है। ठीक है, वहां पर आपको वो दे देगा कि अध्ययन, एक ऑप्शन में दे देगा फूलों का अध्ययन। ठीक है, तो कल्चर कभी अध्ययन नहीं होगा, कल्चर होगा खेती या उत्पादन। ठीक है, लेकिन जहां पर लॉजी लिखा हुआ है, अब यहां पर इकोलॉजी लिखा हुआ है, एक सपोज दैट मैं और लिख देता हूं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, तो इस लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, और साइटो का मतलब होता है कोशिका। तो कोशिका का अध्ययन आपका कहलाता है साइटोलॉजी। जहां पर आपको लॉजी लिखा हुआ मिल जाए ना, जहां पर भी, तो वो एक बात ध्यान में रखना, वो कोई खेती नहीं होगी, कोई उत्पादन नहीं होगा, वो अध्ययन होगा। ऐसी बातें आपके कहां पर काम आती है? ऐसी बातें काम आती है आपकी ऑप्शन काटने में, जहां पर आप ऑप्शन काट सकते हो। जहां पर आप ऑप्शन काटने का काम, कई बार अपने को सवाल नहीं आता लेकिन ऑप्शन काट के अपने उस सवाल को कर देते हैं, तो वो ऑप्शन काटने में काम आएगा। तो इस लॉजिक का अध्ययन मतलब होगा लोगस, और लोगस का अध्ययन मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है सर, ओकस का मतलब क्या होता है? फिर ओकस का मतलब होता है घर या रहने का स्थान। घर या रहने का स्थान।
घर मान लो या रहने का स्थान मान लो, ठीक है। हम जहां पर रहते हैं वो हमारा घर है या वही हमारा रहने का स्थान है। हमें तो चलो हमारा पता है, लेकिन पेड़ पौधों का भी है, छोटे मोटे जीव जंतु भी है, सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है, कोई भी ब्रह्मांड के अंदर जो चीज है वो कहीं ना कहीं है, तो वो उसका स्थान हो गया, तो वो होता है ओकस। तो घर या रहने का स्थान और लोगस का अर्थ हो गया आपका अध्ययन। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये 3 क्वेश्चन आपके 2 शब्दों से 3 क्वेश्चन निकल के आ चुके हैं। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है, तो मैं एक एक शब्द को गहराई से लेके जाऊंगा, ठीक है। ये मत बोलना सर ये तो हमें पता है, इसकी तो क्या जरूरत है, ये नहीं पूछता। कई बार बच्चों के मन में यही डाउट होता है कि एग्जामिनर ये तो नहीं पूछेगा, बस एग्जामिनर वही पूछता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसकी इकोलॉजी या पारिस्थितिकी की अलग अलग परिभाषाएं हैं और हम सारी परिभाषाएं देखेंगे, लेकिन जब लास्ट में आप इसको लिखोगे या साथ के साथ लिखोगे, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो आपको लगेगा ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए, जीवधारियों व उसके आवासों के बीच होने वाले संबंधों का अध्ययन। क्या बड़ी बात है, कुछ नहीं है। जीवधारी, हम भी जीवधारी हैं, पेड़ पौधे भी जीवधारी हैं, जितने भी जीवधारी हैं वो, और उसके आवास यानी कि वो कहां पर रह रहे हैं या उनके आसपास का पर्यावरण कैसा है, उनके वातावरण कैसा है, उसके बीच में उनका जो संबंध होता है उसे ही बोलते हैं इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। जीवधारियों व उनके आवासों के बीच होने वाले संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी विज्ञान भी बोल देते हैं इसे। क्या बोल देते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान। एनी डाउट्स? चलिए अगली लाइन, इसके अंतर्गत जीवों के, वही यहां पर जीवधारी दे दिया, यहां पर जीव दे दिया, कोई नई बात नहीं। जीवों के वातावरण के साथ अंतः संबंध, वातावरण पर्यावरण उनके साथ जो आपसी संबंध है उनका अध्ययन। हमारा वातावरण के साथ संबंध है, उसका हम अध्ययन करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? इकोलॉजी। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमारा वातावरण के साथ संबंध कैसे है भाई, क्यों नहीं है भाई? बिल्कुल है। कैसे है इसको प्रूफ करते हैं। देखो, सुबह उठते हो आप, सुबह उठते हो, उठकर मुंह धोते हो, चाय पीते हो, पानी पीते हो, खाना खाते हो, अपने काम पे चले जाते हो। लेकिन वही बात है ना भी, आप ये सब क्यों कर रहे हो? सिर्फ 2 समय की रोटी के लिए? तो रोटी कमाने के लिए हमें रोटी कमानी क्यों पड़ती है? क्योंकि हम रोटी खुद बना नहीं सकते, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, इसलिए हमें कमाना पड़ता है, इसीलिए ही कमाना पड़ता है। पेड़ पौधे तो नहीं जाते ना किसी के कोचिंग में क्लास लेने, या पेड़ पौधे तो कहीं आपने बैठे नहीं देखे होंगे कोचिंग में क्लास लेते हुए कि नरेंद्र सर आएंगे और वो क्लास लगाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे और फिर हम एग्जाम देंगे। नहीं जरूरत है उनको, क्योंकि वो भोजन खुद बना रहे हैं। लेकिन हम उन पेड़ पौधों पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम उन पर निर्भर हैं, यानी कि हमारा उनके साथ कहीं ना कहीं रिलेशन है। उसका जब हम विस्तृत अध्ययन करते हैं उसे ही बोलते हैं इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। एनी डाउट्स? चलिए, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अब सीधी सी बात है, पढ़ाने का काम है तो इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ाएंगे, है ना। यहां पर मैगी बनाना तो सिखा नहीं सकता मैं अब, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगी मैगी कैसे बनती है, होम साइंस में आती है, आ सकती है, ठीक है, लेकिन अपने यहां पर साइंस वाले डिपार्टमेंट नहीं आएगी तो अपने नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो शब्द प्रयोग 1868 ईस्वी में, कब? 1868 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रिटर। क्या नाम था? रिटर। पहले नाम बड़े मस्त हुआ करते थे। क्या नाम था उस वैज्ञानिक का? रिटर। रिटर ने क्या किया? इकोलॉजी शब्द दिया, लेकिन वो उसका संपूर्ण या विस्तृत जानकारी नहीं दे पाया, संपूर्ण या विस्तृत जानकारी नहीं दे पाया। कई चीजें होती हैं कनेक्टेड। देखो, आज मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, आप सभी क्लासेस देख रहे हो, कुछ देख भी रहे हैं, कुछ नहीं भी देख रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन जब मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू किया था तब मेरी क्लास में इतना मतलब जो इंटरेस्ट था या आपका इंटरेस्ट था नहीं था, लेकिन आप रेगुलरली देख रहे हो तो आप मेरे साथ जुड़े हुए अच्छे से, आपसे मेरी बातें आपको समझ में आती हैं, है ना। फिर रवि सर भी मेरे साथ जुड़े, धीरे धीरे और टीचर्स भी जुड़ जाएंगे। तो जब मैंने शुरू किया था तब छोटा था, लेकिन धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस बंदे ने एक बार शुरुआत कर दी इकोलॉजी शब्द की, अब धीरे धीरे अपना वैज्ञानिक अपना अपना योगदान देने लग जाएंगे। अब जैसे मैं तो आपको सिर्फ साइंस पढ़ाता हूं, लेकिन रवि सर आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं,
हालांकि वो मेरे से ज्यादा पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन शुरुआत मैंने किया था, उन्होंने चैनल को और आगे बढ़ाया। नया टीचर कोई आएगा वो और आगे बढ़ाएगा, इस तरह से चीजें बढ़ती जाती हैं। वही बात यहां पर है। शब्द प्रयोग किसने किया? रिटर महोदय ने किया। कब किया? 1868 में। अब देखो, विस्तृत अध्ययन, यानी कि रिटर ने हल्की फुल्की बातें बता दी। अब विस्तृत अध्ययन, इसका पूर्ण जानकारी कौन देता है? तो वो देता है ऑर्नेस्ट हैकल। ऑर्नेस्ट हैकल। ऑर्नेस्ट याद रहे ना रहे, हैकल जरूर याद रख लेना, ठीक है। अब देखो कैसे, एक बात मैं आपको और बताता हूं यहां से। नाम क्या है? ऑर्नेस्ट हैकल। ये वैज्ञानिक का नाम है जिसने पारिस्थितिकी का विस्तृत अध्ययन किया। कई बार क्या होता है, अपने जैसे मेरा नाम है नरेंद्र कुमार, मेरा नाम क्या है? नरेंद्र कुमार है, लेकिन सभी मुझे नरेंद्र कुमार नहीं बुलाते, नरेंद्र सर भी बोल देते हैं या अकेला नरेंद्र बोल देते हैं, आगे का कुमार हटा दिया। चीजों को कनेक्ट करने का बताता हूं। जैसे मेरा नाम है नरेंद्र कुमार, ठीक है। जैसे कोई भी एक पर्सन आया हुआ कह रहे और नरेंद्र कुमार के हाल है, नहीं, वो ऐसे बोलेगा और नरेंद्र के हाल है, वो निकनेम से। लेकिन आपको साइंस में क्या करना है? अब उस बंदे ने मेरा कुमार नाम नहीं लिया, छोड़ दिया उसने, आप भी एक नाम छोड़ सकते हो, पर आप ये आगे वाला छोड़ोगे। वैसे तो पूरा याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऑर्नेस्ट नहीं याद रहे तो आप अकेला हैकल जरूर याद रखोगे। जैसे कैरोलस लीनियस, तो आप कैरोलस याद रहे ना रहे, लीनियस आपको याद रखना होगा। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट याद रहे ना रहे, हुक आप याद रख सकते हो, इस तरह से, ठीक है। तो हैकल। चलिए, तो विस्तृत अध्ययन किसने किया? ऑर्नेस्ट हैकल ने। ऑर्नेस्ट हैकल कहां के रहने वाले थे? तो भाई साहब जर्मनी के रहने वाले थे। कहां के थे? जर्मन के रहने वाले थे। और ये एक जीव वैज्ञानिक थे। कौन थे? बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थे, जीव वैज्ञानिक थे ये। चलिए जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब ऑर्नेस्ट हैकल ने विस्तृत अध्ययन किया, बिल्कुल। अब विस्तृत अध्ययन किया तो वो भी कुछ बात बोलेंगे, कुछ बात बोलेंगे ना, दो शब्द बोलेंगे। तो वो दो शब्द उन्होंने क्या बोले वो सुनते हैं। उन्होंने कहा कि जैविक तथा अजैविक वातावरण के साथ प्राणियों के अंतः संबंधों का संपूर्ण अध्ययन। एक तो जैविक वातावरण और दूसरा अजैविक वातावरण के साथ प्राणियों के अंतः संबंधों का अध्ययन आपको करना है। चाहे जैविक हो चाहे अजैविक हो, जैसा भी वातावरण हो, जीवों का, उनका जीवों को वातावरण के साथ अंतः संबंध, वही अंतः संबंध, संबंध उनके बीच में क्या रिलेशंस है, उसका आपने अध्ययन करना है, या इन्होंने जो अध्ययन किया। शब्दों का खेल है। यहां पर था जीवधारी, उसके बाद में जीव। अब यहां पर जैविक और अजैविक वातावरण के साथ प्राणियों के अंतः संबंध, वहां पर था क्या क्या था? जीवधारियों का पर्यावरण या वातावरण के साथ, यहां पर था वातावरण का जीवधारियों के साथ। दोनों एक ही बात है। चाहे चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर गिरे, कटना तरबूज को ही है। वही बात यहां पर है। चाहे वातावरण का जीवों के साथ संबंध बना लो, चाहे जीवों का वातावरण के साथ संबंध बना लो, ठीक है। तो दोनों का ही अध्ययन क्या कहलाता है? आपका पारिस्थितिकी कहलाता है। ये बात आप नोट डाउन करो, स्पेशली लाइन टू लाइन। जैविक तथा अजैविक वातावरण के साथ प्राणियों के अंतर संबंधों का संपूर्ण अध्ययन आपका क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है जी। अब एक और वैज्ञानिक आ गया। वैज्ञानिक का नाम क्या? टाइलर। क्या नाम है? टाइलर। वैज्ञानिक का क्या नाम है इस बार? टाइलर नाम है। टाइलर या टाइलर। एक कमेंट आया था कि सर आप हिंदी कब से सीख गए, आप इंडियन हो क्या? हाँ जी भाई, मैं इंडियन हूं, मुझे जन्म से ही हिंदी आती है। अब जन्म से तो नहीं, जब से बोलना सीखा है तब से, ठीक है। वैसे तो लैंग्वेज मेरी जो घरेलू लैंग्वेज है वो बागड़ी है। पुरानी वीडियो आपने देखी होगी, मैं बागड़ी में पढ़ाता था, लेकिन अब हिंदी में पढ़ाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो वो चीजें आप थोड़ा सा देख सकते हो। मैं इंडियन ही हूं। मेरा फेस कट सोना है ना? मेरी फोटो सोनी नहीं होती, मेरा फेस कट सोना है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। तो टाइलर ने कहा जो सभी जीवों के सभी संबंधों तथा उनके सभी वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन, ये कह रहा है कि जो सभी जीवों के सभी संबंध, यानी कि जीवों का जीव से संबंध, जीव का जीव से संबंध। एक मिनट भाई, पानी पी लो।
तो टाइलर ने कहा सभी जीवों का संबंध, जीव का जीव से संबंध भी होता है। देखो ये मान लीजिए कोई भी एक बंदा है, ये मान लीजिए कोई भी एक बंदा है, ठीक है, और ये हमारा पूरा परिवेश, वातावरण, आवास जो भी है, तो इस बंदे का इस वातावरण के साथ भी संबंध होगा और इस बंदे के साथ भी संबंध होगा। टाइलर ने यह बात बोल दी, सभी वातावरण के संबंधों का अध्ययन जो हम करेंगे वो क्या होगी, परिस्थिति होगी। अब कई बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हो आप ना, कुछ शरारती तत्व होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलो इस बंदे को हटाकर अपने पेड़ कर देते हैं ना। चलो अब ठीक है, इसका भी तो संबंध होगा इससे, बस वही संबंध क्या है आपका, वातावरण या इकोलॉजी संबंध हो गया। ये सारी बातें अलग अलग वैज्ञानिकों ने बोल दी, फिर कोई मेरे जैसा एक समझदार वैज्ञानिक आया, ठीक है, उसने फिर अलग बात बोल दी। वो कहता सारी बातों को छोड़ो, मैं एक ही बात बोलता हूं, यानी कि सारी बातों का उसने निचोड़ निकाल कर बोल दिया भी ये इसका स्पष्ट रूप से निष्कर्ष यही है। तो सभी का निष्कर्ष कहता है पारिस्थितिकी प्रकृति में पाए जाने वाले, ये हमारी पूरी प्रकृति है, तो प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतुओं के, विभिन्न यानी कि अलग अलग जीव जंतुओं के आपसी संबंध, यानी कि जीव जंतुओं का क्या होगा, आपस में संबंध तो होगा ही होगा, उनका भी अध्ययन करना है और साथ साथ उनके जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन भी क्या कहलाएगा, आपका पारिस्थितिकी कहलाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है इसने। पारिस्थितिकी प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतु, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जा रहे हैं, जैसे अलग अलग अपने आगे जब बढ़ेंगे ना, जैसे पौधों का तो हमने वर्गीकरण सारा पढ़ लिया, पादप जगत हमने पूरा पढ़ लिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वो सारी बातें हमने पढ़ ली। तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से कनेक्ट थी ना, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से कनेक्ट थी। हाँ जी सर कनेक्ट थी, कहीं ना कहीं वो मानव से भी कनेक्ट थी। हम जब जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे ना, तो वे जंतु जगत भी कहीं ना कहीं पेड़ पौधों से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, हम भी पेड़ पौधों के साथ कनेक्ट है, जीव जंतुओं के साथ कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, या हमारा उनके साथ संबंध है, ठीक है। तो उसका अध्ययन, उसके साथ साथ यानी कि जीवों का आपसी संबंध तो है ये, लेकिन उसके साथ साथ हमारे या उनके जीवन को, हमारे जीवन को, उनके जीवन को, उनकी क्रियाविधि को, प्रकृति को प्रभावित करने वाली कारक भी होंगे, प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। कारक कैसे, कारक जैविक भी हो सकते हैं और अजैविक भी हो सकते हैं। कारक को घटक भी आप बोल सकते हो भाई। तो जैविक और अजैविक घटक, जैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं, सब्र कीजिए बताऊंगा, ठीक है। तो उनका संपूर्ण रूप से अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारी कैलकुलेशन का रिजल्ट, ये सारी कैलकुलेशन का रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 लाइनें एक बार फिर नोट डाउन कर लो। प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतुओं के आपसी संबंधों के साथ साथ उनके जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। चलिए ये बातें हो गई आपको, इकोलॉजी हमने समझ लिया, इकोलॉजी क्या है। अब आपको पता लग गया कि सर हमें पढ़ना क्या है। अभी तक इतनी बातें हुई हैं कि हमें पढ़ना क्या है, हमें किस ट्रैक पे पढ़ाई करनी है, हमारा टॉपिक क्या है, समझ में आ गया। अब करते हैं शुरू, इसको रफ कर रहा हूं मैं भाई, ठीक है। चलिए जिन बच्चों को क्लास शायद बोरिंग लग रही होगी, तो मैंने पूरा प्रयास किया इसको इंटरेस्टिंग बनाने का, और अगर पढ़ाई इंटरेस्टिंग होती तो वही फिर क्या करते ना। किसी ने, कहने वाले ने सच ही कहा है कि बेपनाह इश्क कीजिए इन किताबों से, अगर बेवफा भी हुई तो कामयाब बनाकर छोड़ेंगे। क्या कहा है कि बेपनाह इश्क कीजिए इन किताबों से, अगर बेवफा भी हुई तो कामयाब बनाकर छोड़ेंगे। तो किताबों से इश्क कीजिए भाई। चलिए
शाखाएं, पर किताबों से करने की फुर्सत हमें कहां है सर, है ना। चलिए, अब है इसकी शाखाएं, कितनी है, लगभग 8 शाखाएं हैं। कितनी है, लगभग 8 शाखाएं हैं। तो हम एक एक शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे। पारिस्थितिकी की भी शाखाएं हैं, पारिस्थितिकी की भी शाखाएं हैं। तो पहली है स्व पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी। शब्दों का खेल, अभी शब्द को समझना। स्वयं का मतलब क्या होता है, खुद, अपना, स्वयं होता है। तो स्वयं पारिस्थितिकी में क्या होता है, जब किसी जीव विशेष, जीव विशेष यानी कि अकेला कोई जीव, विशेष जीव का मतलब है अकेला कोई भी जीव, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई अकेला सिंगल पेड़ है, या कोई अकेला जीवाणु है, कोई भी XYZ अकेला जीव, या एक ही स्पीसीज के सभी जीव। स्पीसीज का मतलब प्यारे बच्चे होता है प्रजाति या जाति। स्पीसीज का मतलब होता है जाति या प्रजाति। तो या एक ही स्पीसीज के जीव, सभी जीव, एक या तो अकेला जीव या एक सभी प्रजाति के जीव। अब देखो प्रजाति का मैं आपको समझाता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है मानव। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बहुत बार मैंने आपको करवा दिया। मानव का वैज्ञानिक नाम होता है प्यारे बच्चों होमो सैपियंस। होमो सैपियंस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ये जो होमो होता है ना, ये मानव का वंश होता है। क्या होता है, मानव का वंश, और सैपियंस होती है उसकी जाति। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये मैंने द्विनाम पद्धति में आपको करवा दिया था कि कैसे नाम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका स्पीसीज है या जो आपका सैपियंस है, जितनी भी होमो सैपियंस जाति यानी कि जो मानव प्रजाति है, जो हमारी प्रजाति है, तो हम एक, अब देखो अकेला जीव तो जैसे मैं खुद हो गया, ठीक है। प्रजाति कौन होगी, पूरी ह्यूमन प्रजाति, ठीक है। तो के सामूहिक जीवन पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन, के पर्यावरण पर प्रभाव का, के सामूहिक जीवन यानी कि मेरे जीवन पर, अकेले जीवन पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो मुझे किस तरह से लाभ पहुंचा रहा है, वो मुझे किस तरह से हानि पहुंचा रहा है, या मुझे उसके कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे, कौन सा मेरे आर्थिक महत्व है, वो सारी बातें हो गई स्वयं पारिस्थितिकी। ये तो मेरे अकेले की भी यानी कि एक जीव विशेष, और एक स्पीसीज यानी कि पूरी मानव प्रजाति की बात करें, पूरी मानव प्रजाति की बात करें तो वो सामूहिक हो गया। सामूहिक जीवन पर पर्यावरण का प्रभाव। अब पूरे मानव प्रजाति पर पर्यावरण का क्या प्रभाव है, या मानव प्रजाति, पूरी मानव प्रजाति पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है, उन सारी बातों का अध्ययन, उन सारी बातों का अध्ययन अपने करते हैं स्व पारिस्थितिकी में। किसमें करते हैं, स्व पारिस्थितिकी में। यह बात आपको हो गई क्लियर। सिंगल जीव या एक विशेष प्रजाति, इसमें आपको दो ही बात ध्यान में रखनी है, या तो जीव विशेष, या तो जीव विशेष या स्पीसीज विशेष। स्पीसीज विशेष यानी कि एक ही प्रजाति, एक ही प्रजाति के संपूर्ण जीव, एक ही प्रजाति के संपूर्ण जीव, उनका अध्ययन, उनका आपसी संबंध, पर्यावरण का प्रभाव, वो क्या होगा, आपका स्वयं पारिस्थितिकी होगी। सीधी सी बात है, कुछ नहीं ध्यान में रखना, ज्यादा दिमाग मत चलाना, इतनी बात ध्यान में रखना भी, संबंध किसके साथ बताना है, पर्यावरण, वातावरण, आवास, बस। वातावरण के साथ संबंध, पर्यावरण के साथ संबंध, आवास के साथ संबंध, जहां पर आप रह रहे हो या जहां पर कोई जीव विशेष रहा है, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, वो उसे किस तरह से उसे प्रभावित कर रहा है, उसे कैसे सर्वाइव करवा रहा है, कैसे उसको नष्ट कर रहा है, वो सारी बातें हम कैलकुलेशन उसमें जो पूरी पढ़ेंगे वो होगी आपकी स्व पारिस्थितिकी। चलिए अगला देखते हैं सह पारिस्थितिकी। ये था हमारा स्व पारिस्थितिकी, रफ कर रहा हूं मैं मेरे साथ के साथ। अगला है हमारा सह पारिस्थितिकी। सह, स्व और सह दोनों में फर्क है भाई। पहले लिखा था मैंने स्व, अब लिख रहा हूं सह पारिस्थितिकी। ये क्या है, ये उससे थोड़ा सा अलग है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा ये अलग है, ज्यादा नहीं है। क्या है, जब किसी जीव के विभिन्न समूहों और उनका पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन, जब किसी जीव के, जब जीव के विभिन्न समूह हैं, जीव के विभिन्न समूह हैं, इस बार जीवों के क्या हुए, अलग अलग समूह हो गए, जीवों के विभिन्न समूह है। उसमें क्या थे, एक ही समूह था, एक ही प्रजाति का समूह था, इस बार है विभिन्न समूह है। जैसे मानव का एक समूह है, गायों का एक समूह है, भैंसों का एक समूह है,
भेड़ों का एक समूह है, गधों का एक समूह है, अलग अलग समूह है ना। तो उन सभी का हम वातावरण के साथ या पर्यावरण के साथ जो अध्ययन पढ़ेंगे वो होगा आपका सह पारिस्थितिकी। क्लियर? तो देखो भाई, थोड़ा फनी तरीके से पढ़ते हैं, मजा आएगा, ऐसे गुस्सा थोड़ी होते हैं। अब कई बच्चे गुस्से में लाइक को डिसलाइक कर देंगे, नहीं करना भाई, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं है, ऐसे तो होता ही रहता है ना, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। अरे नहीं, उल्टा बोल दिया, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है? चलिए, सह पारिस्थितिकी जीव के विभिन्न समूह। स्व में क्या था? विशेष जाति या विशेष जीव। इसमें क्या है? जीव के विभिन्न समूह है। ऐसी बातों को आप अंडरलाइन कर लेना, ताकि आपको पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। डायरेक्ट बुक में से पढ़ोगे कंफ्यूज ही कंफ्यूज है भाई, क्योंकि वो सारी बातें जो मैंने यहां पर लिखी वो सारी एक जैसी लग रही थी ना। जब आपने पहली बार इसको देखा था तो एक जैसी लग रही थी, लेकिन अब आपको चीजें थोड़ा थोड़ा ऐसे ट्रांसपेरेंटली आपको दिखाई दे रहा है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कमजोर है भाई, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है आपका संबंधों का अध्ययन क्या है? सह पारिस्थितिकी दो प्रकार की होती है। सह पारिस्थितिकी है वो दो प्रकार की होती है, या उसके दो भाग होते हैं। तो एक होते हैं जलीय पारिस्थितिकी, और एक होती है स्थलीय पारिस्थितिकी। क्या करना है, नाम से पता चल रहा है। जलीय जीवन के विभिन्न समुदायों या विभिन्न समूहों। जलीय जीवन यानी कि जो जलीय जीवन जीते हैं या जो जलाशयों में रहते हैं, उनके विभिन्न समुदायों का अंतः संबंध और उनका पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। जलीय समुदाय समझते हो? पूरा जलीय समुदाय, परितंत्र, यानी कि जहां पर आवास या जो वातावरण है ना, वो समुदाय, वो एक आपका परिवेश होता है, या आपका वातावरण होता है, या आपका आवास होता है। और उसमें जो रह रहे जीव होते हैं वो क्या होते हैं? क्योंकि अकेला जीव नहीं रह पाता, वो एक समूह में रहते हैं, उनका पूरा प्रकृति के साथ संबंध है। अब कोई बोलोगे सर मैं तो अकेला रहता हूं, क्या करें, मैं भी अकेला ही हूं, है ना। लेकिन हम अकेले नहीं रह सकते। इमेजिन कीजिए, ऐसा होगा नहीं लेकिन इमेजिन कीजिए, ऐसा होगा नहीं लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि क्या हो एक दिन पूरी पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे या जितने भी इंसान है वो सारे के सारे खत्म हो जाएं और आप अकेले पूरी पृथ्वी पर हो। क्या आप सरवाइव कर लोगे? अब तो आपके पास सारी चीजें ही हैं, पैसा ही नहीं कमाना पड़ रहा, बैंक ही आपका है, कारें भी आपकी है, पेट्रोल पंप भी आपका है, लाइब्रेरी आपकी, कोचिंग आपकी, गवर्नमेंट जॉब आपकी, सब कुछ आपका। क्या आप सरवाइव कर लोगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। तो हम या कोई भी जो जीव होते हैं वो एक समूह के साथ, एक दूसरे के साथ अंतः संबंध बनाकर रहते हैं। वही जलीय समुदाय में है कि जलीय जीवन के विभिन्न समुदायों का अंतः संबंध, यानी कि जलीय जीव जितने भी जलाशय के अंदर जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, मछलियां हैं, बड़े छोटे पेड़ पौधे वगैरह वगैरह, वो आपस में एक दूसरे के साथ आपस में संबंध बनाए होते हैं। आपस में उनका कहीं ना कहीं लगाव होता है, या कहीं ना कहीं एक दूसरे को लाभ या हानि कैसे भी करके वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। उसका अध्ययन और उनका पर्यावरण के साथ अध्ययन, उनका पर्यावरण के साथ अध्ययन आपका क्या कहलाएगा? जलीय पारिस्थितिकी कहलाएगा। स्थलीय में क्या हो जाएगा? इसका थोड़ा सा विपरीत हो जाएगा। स्थलीय जीवन के अंतर संबंधों का अध्ययन, जो स्थल पर रह रहे हैं जीव जंतु उनका आपस में अध्ययन, वो आपका स्थलीय पारिस्थितिकी हो जाएगा। ये होगी आपकी दो पारिस्थितिकी। अगला देखते हैं प्राणी पारिस्थितिकी। कौन सी? प्राणी। अब प्राणियों की बात कर लेते हैं भाई, है ना। अब आपको ना एक जैसी लग रही है बातें, सर ये क्या है, लेकिन अब क्या करें, एक जैसी है, एक जैसी दिख रही है लेकिन एक जैसी है नहीं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं भाई, नहीं होती फिर क्या इलाज है, नहीं होती तो नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न प्राणियों के अब प्राणी परिस्थिति में क्या होगा? विभिन्न प्राणियों के आपसी संबंधों तथा वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। विभिन्न प्राणी हैं, जैसे हम प्राणी हैं, ठीक है। जितने भी प्राणी जंतु जगत के, जितने भी प्राणी जगत में, एनिमेलिया, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो एनिमेलिया वर्ग के अंदर जितने भी जीव जंतु आते हैं वो सारे के सारे प्राणी होते हैं। तो प्राणी जगत कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है। चलो एक ना आपको छोटा सा मैं चीज समझाता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा चीजें कनेक्ट क्यों है। किसी और का एग्जांपल नहीं लूंगा मैं, मेरा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ये मैं हूं,
यहां से मैं मेरे जीवन की शुरुआत करता हूं। चलो ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, इनकम आ रही है, पैसे आ रहे हैं, ठीक है, और बढ़िया तरीके से सारा सिस्टम चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे गृहस्थी जीवन की शुरुआत हुई, रिटायरमेंट हो गई, घर पे बैठा हूं आराम से। ठीक है, आराम से बैठा हूं। पहली बात तो आज की जो जिस प्रकार से हमारा खान पान है, घर पे बैठने वाली सिस्टम उम्र ही नहीं आएगी, उससे पहले ही हो जाएगा सिस्टम। लेकिन इमेजिनेशन करने में क्या जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, मुझे भी अलग अलग बीमारियां घेर लेंगी। ठीक है, एक दिन क्या होगा, मैं भी इस दुनिया से अलविदा ले लूंगा। अब घर वाले या जो फैमिली मेंबर्स होंगे वो क्या करेंगे, दो ही काम करेंगे, या तो इसको जला देंगे या इसको दफना देंगे। सपोज दैट इसको दफनाया गया। ठीक है, घर वालों ने अपना काम कर दिया। अब यहां पर सूक्ष्म जीव अपना काम करेंगे, सूक्ष्म जीव अपना काम करेंगे। कुछ बड़े जीव भी होंगे, वो अपना काम करेंगे, कुछ इसको खा जाएंगे, कुछ इसको धीरे धीरे मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है, कार्बन होगा, बॉडी अलग अलग बॉडी का क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। और 6 महीने बाद यहां पर जाकर कोई देखेगा तो यहां पर कुछ नहीं होगा निश्चित। तो ये बंदा कहां गया, यहां पर जो बंदा था, यहां पर जो डेड बॉडी थी वो कहां गई, वो प्रकृति में विलीन हो गई है। प्रकृति में विलीन हुई तो क्या हुआ, अब जैसे मिट्टी में कुछ कार्बन तत्व हुए, कुछ नाइट्रोजन, जितने भी तत्व कुछ मिट्टी में चले गए, कुछ वायु में चले गए, इधर उधर चले गए। अब यहां पर मान लीजिए कोई एक बीज गिरा, मिट्टी थी, मिट्टी से नया पौधा उत्पन्न हुआ, इस पौधे ने एनर्जी बनाई वगैरह वगैरह, इस तरह से चीजें घूम फिर कर आती रहती हैं। ये पौधे वायुमंडल के साथ कनेक्ट होंगे, तो ये सारी चीजें इस तरह से घूमती रहती हैं। कभी मौका मिले, ठीक है, तो कभी इस चीज को विस्तार से देखना। नहीं तो एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ऐसी चीजें तो हमारे जो धार्मिक संस्कृति है या जो हमारे संस्कार हैं, हमें ऐसा करने की आज्ञा नहीं देते कि हम किसी की डेड बॉडी को इस तरह से देखें या उस पर प्रैक्टिकल्स करें, नहीं करने चाहिए। ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको सिर्फ साइंस से रिलेटेड कुछ चीजें क्लियर करने के लिए आपको कुछ बातें बता रहा हूं। हम क्या करते हैं, घरों में हमारे जो पशु होते हैं, हम उसको शमशान भूमि में छोड़ के आ जाते हैं या कहीं छोड़ के आए, कुछ टाइम जाकर आप बात देखोगे तो वहां पर कुछ नहीं मिलेगा आपको, वो जगह खराब हुई सी मिलेगी, मतलब वहां पर मिट्टी बन जाएगी। तो वो मिट्टी कैसे बनी, कुछ कुत्ते उसको खा जाएंगे, इस तरह से वो क्या हुआ। तो जीव जीव से कनेक्टेड है। मैं मोटी मोटी बात आपको यही समझाने चाहता हूं कि हम प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, प्रकृति हमारे साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यही आपका प्राणियों है। तो विभिन्न प्राणियों का आपस में संबंध है, समझ में आया, प्राणियों का आपस में संबंध हो गया, और हमारा और उन प्राणियों का भी वातावरण के साथ संबंध है, वो आपका क्या आ जाएगा, प्राणी पारिस्थितिकी में आ जाएगा। ऑल क्लियर, चलते हैं आगे। अगला है आपका आवासीय या आवास पारिस्थितिकी, जैव मंडल में पाए जाने वाले जीवधारियों का। ये देखो थोड़ा मिट गया भाई, मैं बोल देता हूं, जैव मंडल में पाए जाने वाले विभिन्न जीवधारियों के विभिन्न प्राकृतिक आवास और उनका वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। अब देखो, ये हमारा पूरा जैव मंडल है, पूरा ब्रह्मांड है या पूरी पृथ्वी है, वो पूरा का पूरा जैव मंडल है। उसमें विभिन्न प्रकार के जीवधारी पाए जा रहे हैं। तो उन जीवधारियों का, विभिन्न जीवधारियों का प्राकृतिक आवास है, यानी कि उनकी प्राकृतिक आवास क्या है। हम प्रकृति में रह रहे हैं, हमारा जो प्राकृतिक आवास है, हमारा जो नेचुरल आवास है, उसका आपस में अध्ययन और उसका वातावरण के साथ संबंध, वो अध्ययन किसमें आ जाएगा, आवासीय परिस्थिति में आ जाएगा। ऑल क्लियर, आगे देखते हैं पादप परिस्थिति। अब पादपों की बात आ जाएगी, यहां पर प्राणी थे, यहां पर पादप थे। पादप समुदाय के वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। अब पादपों का वातावरण के साथ संबंध हो गया तो वो पादप परिस्थिति हो जाएगी। एनी डाउट्स? कुछ नहीं है, नाम के अंदर सर चीजें, सीधी सी बात है। किसी भी जीव जंतु का अपने पर्यावरण वातावरण के साथ संबंध दर्शाना है, वो उसका अध्ययन करोगे तो वो आपका पारिस्थितिकी में आ जाएगा, बात खत्म। क्लियर? चलिए, यहां से अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाए तो वो क्वेश्चन बनाएगा कमेंटमेंट में, ध्यान रखना मेरी बात को। क्वेश्चन बनाएगा कमेंटमेंट में कि पादप परिस्थितिकी में क्या होता है, प्राणी परिस्थितिकी में क्या होता है, आवासीय परिस्थितिकी में क्या होता है। फिर आपको 4-5 कमेंट दे देगा, ये सही है, ये गलत है, ये सत्य है, कथन ए आर की व्याख्या करता है। पता ही आजकल के हम एग्जाम का ट्रेंड, बन सकता है ऐसा क्वेश्चन, जहां तक मुझे लगता है बनेगा। बाकी एग्जामिनर की मर्जी है, कुछ भी बना सकता है भाई। हमारा फर्ज है आपको जितना हो सके उतना जानकारी देना। चलिए, अगला है संरक्षण परिस्थितिकी। संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है रक्षण, रक्षा करना चीजों की, संरक्षण करना या चीजों को बचाना या उनकी रक्षा करना, सीमित यूज करना।
अब देखो संरक्षण का मतलब क्या है। अगर संरक्षण नहीं करोगे तो भाई चीजें विनाशकारी होंगी, बिल्कुल होंगी, है ना। अभी पीछे अरावली वाला मुद्दा चला था, देखा होगा सभी ने, अरावली वाला मुद्दा चला था, देखा होगा सभी ने। जो नॉन एजुकेटेड है ना, या मतलब जो थोड़ा प्रकृति के प्रति या वो नहीं ध्यान दे रहे, तो वो आगे वाली चीजों को प्रभावित करते हैं। अपने कुछ शब्द होते हैं, अपा के लेनो, ये बहुत ही आसान शब्द है, अपा के लेनो, अपा के कौन लेनो, लेकिन वो चीजें बाद में बहुत खराब करती हैं, अपा के लेनो, ठीक है। तो अरावली में क्या हुआ था कि उसमें अरावली को जो 100 फीट से, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, जो 100 फीट से नीचे की ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां थी या जो पहाड़ियां थी, उनको काटने का या उनको डिस्ट्रॉय करने का निर्णय लिया गया था। चलो मान लो वो हो भी जाता, सपोज दैट हो जाता, ऐसा हुआ नहीं, अगर मान लो हो जाता तो उससे क्या होता। हमने प्रकृति उसको बनने में हजारों लाखों साल लगे हैं और हमने चलो उन्हें खत्म भी कर दिया, अब उसका विनाश किसको भुगतना पड़ता, पूरे भारत देश को। कैसे? प्रकृति, आपने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया तो प्रकृति तो अपना फिर खामियाजा भुगतेगी। कैसे? मरुस्थलीकरण होता, क्योंकि हमारे जो राजस्थान में जो अरावली है वो मरुस्थलीकरण को रोकती है, यानी कि मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है। जियोग्राफी में सर आपको करवाएंगे, ठीक है। मरुस्थल को बढ़ने से रोकती है। अगर वो अरावली काट देते तो मरुस्थल आगे बढ़ता, अब मरुस्थल आगे बढ़ता तो फिर आपको पता ही है, फिर गर्मी बढ़ती, चीजों का विनाश होता। बस धीरे धीरे अब जैसे जंगल काटे जा रहे हैं, हालांकि अपने छोटे से स्वार्थ के लिए हम उनको काट रहे हैं, छोटे से स्वार्थ के लिए काट रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं उसमें कुछ नहीं बोलना चाहूंगा भाई क्यों काट रहे हो, उसमें मैं सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए चीजें बता रहा हूं। लेकिन हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति हमें उसका खामियाजा भुगतेगी। तो हमें चीजों का संरक्षण भी करना पड़ता है। देखो कैसे, विभिन्न प्राकृतिक संसाधन। अब संसाधन क्या होते हैं, कई बच्चों को प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, किसी बच्चे को पता है संसाधन क्या होते हैं? संसाधन क्या होते हैं? ऑफलाइन वाले बता दो क्या होते हैं संसाधन। ध्यान में है किसी को? आपसे बात कर रहा हूं, नहीं पता, कोई बात नहीं। संसाधन वो होते हैं जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वो संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। क्या मिलता है प्रकृति से? हमें सूर्य भी मिलता है। सूर्य हमारी दैनिक आवश्यकताओं की कैसे पूर्ति कर रहा है? अभी कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तभी तो हम पौधों से पोषण प्राप्त कर रहे हैं। जल हमें मिल रहा है, प्रकृति ने प्रदान किया है। ऑक्सीजन हमें मिल रही है, प्रकृति ने हमें दी है, वो हमारी आवश्यकता ही है। कभी हॉस्पिटल में चले जाना, पैसों की ऑक्सीजन मिलती है वहां पे। पूरे जीवन काल में अपनी प्रकृति से जो फ्री में, मतलब आप जितना भी प्रकृति से फ्री में डाटा ले रहे हो ना, अपने संसाधन ले रहे हो, अगर आप उसकी कैलकुलेशन निकालो अमेरिकी डॉलर में, आप 12th क्लास की बायोलॉजी है चैप्टर, मुझे ध्यान में नहीं है, उसमें ट्रिलियन में पता नहीं कितने करोड़ ट्रिलियन आपको डॉलर अमाउंट पे करनी पड़ती है प्रकृति को, अगर आप ये चीजें प्रकृति को पैसों में लेते हो तो। लेकिन वही बात है ना, फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती, ना तो फ्री की एजुकेशन की वैल्यू होती है, और ना ही फ्री की कमेंटमेंट की, ना ही फ्री के ज्ञान की, और ना ही कुछ और की। तो फ्री में कोई वैल्यू नहीं होती, सीधी सी बात है ना। तो वही बात है, विभिन्न संसाधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहे हैं। इंसान खुद तो नहीं बना रहा कोयला पेट्रोलियम, लेकिन वही बात है, प्रकृति से मिल रहा है, हम दोहन कर रहे हैं मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सीमित हैं, दोबारा नहीं बन सकते वो, तो उनका संरक्षण करना। जरूरत हो उतनी ही चीजों का उपयोग करो, जितनी जरूरत हो उतनी ही चीजों का उपयोग करो। ये मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा, ये समझा रहा हूं, ये किताब में लिखा हुआ है ना, ये चीजें बता रहा हूं आपको, और मुझे कोई उससे वो नहीं है, ठीक है, पढ़ो तो मर्जी, ना पढ़ो तो तुम्हारी मर्जी। विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन, यानी कि उचित प्रबंध करना है कि हमें कितना चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, हम उसका अत्यधिक दोहन तो नहीं कर रहे या अत्यधिक अनावश्यक उपयोग तो नहीं कर रहे, वो सारी चीजों का हमें अध्ययन करना है। दूसरा, उनका प्रयोग कैसे करना है, कितना करना है, और उनका तथा पर्यावरण दृष्टिकोण से उनके संरक्षण के महत्व को, यानी कि अगर हम उसका ज्यादा उपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे तो पर्यावरण को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखो, हमें पता है पेड़ पौधों से हमें औषधियां प्राप्त होती हैं, फर्नीचर प्राप्त होते हैं, या जीव जंतु
उसमें रहते हैं, वो हमें वहां पर चीजें सर्वाइव करने को मिलती है। ठीक है, हमें पेड़ पौधों से अगर आप चीजें प्राप्त करते हो तो उनको करो, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आप डायरेक्ट जड़ें ही काट रहे हो, कितने दिन काट लोगे? कितने दिन काट लोगे? बाद में विनाश हो जाएगा, फिर क्या करोगे? इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा खाओ ना। एकदम ज्यादा खाने से क्या हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा खाओ, क्या दिक्कत है? प्रकृति बोल रही है थोड़ी चीजों खाते रहो, मैं आपको और आराम से देती रहूंगी चीजें। लेकिन आप तो एकदम से खा रहे हो, तो वो तो खराब करेगी। तो आपने उसका संरक्षण करना है, उसको बचाना है। ठीक है, तो उसका अगर आप अध्ययन करोगे तो आपका संरक्षण पारिस्थितिकी में आ जाएगा। मतलब है विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन, प्रयोग तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उनके संरक्षण के महत्व का अध्ययन को आप क्या कहोगे? संरक्षण पारिस्थितिकी कहोगे। अगला है विकिरण पारिस्थितिकी। ये क्या होती है विकिरण वाली? है ध्यान में? माइक ना बंद हो जाए और कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरी क्लास खराब हो जाएगी। चलिए, विकिरण पारिस्थितिकी क्या होती है? विकिरण का मतलब होता है यूवी रेंज की बात कर रहा है, यूवी रेंज, एक्स रेंज, गामा रेंज, जो किरणें होती हैं। विकिरण का मतलब किरण से, यहां से, ठीक है। किरण, विकिरण, किरण किसी लड़की का नाम नहीं है भाई। यहाँ पे कोई कहता है सर ये तो मेरी किरण का नाम ले लिया आपने, ठीक है, ये वो किरण नहीं है, ये विकिरण है। ठीक है, उसको आप कैसे समझोगे? तो विकिरण परिस्थिति होती है विभिन्न प्रकार के विकिरण, विभिन्न प्रकार के विकिरण, जैसे यूवी हो गई, एक्स हो गई, और गामा हो गई, अल्फा हो गई, बीटा हो गई, जो मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी में करवा दी थी, जो मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी में करवा दी थी ना, उस विकिरणों की बात हो रही है। विकिरण तथा रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिव पदार्थ, वो भी मैंने आपको करवा दिया, जैसे यूरेनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थों का पर्यावरण एवं जीवधारियों पर उसके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। अब ये चीजें अगर आप ज्यादा करोगे, यानी कि विकिरणों को ज्यादा उत्पादन करोगे, या ज्यादा उनको मतलब फ्लो करोगे, या ज्यादा उनके प्रभाव अपने उपयोग करोगे, तो वो चीजें आगे पर्यावरण को कैसे प्रभावित करेंगी और जीवधारियों पर क्या प्रभाव डालेंगी, जीवधारियों पर क्या प्रभाव डालेंगी, उसका अध्ययन अपने करेंगे विकिरण पारिस्थितिकी में। चलो अब इसको समझते हैं, विकिरण पारिस्थितिकी को थोड़ा सा अपने डेली लाइफ के रूटीन से समझते हैं। सभी के पास एंड्रॉइड फोन होगा, तभी तो आप वीडियो देख रहे हो। सभी के पास एंड्रॉइड फोन होगा, लैपटॉप होगा, आपने देखा होगा 4G आ रहा है, 5G, 6G, अलग अलग चीजें जो नेटवर्क की है वो लॉन्च हो रही हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको पर्यावरण को भी तो हानि पहुंचा रही है ना। प्रकृति का जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो आज से 10 साल पहले बहुत कम था, लेकिन आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नवंबर, आज ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है जनवरी में, ठीक है, और जनवरी में क्लास रिकॉर्ड हो रही है। नवंबर तक जब क्लास देखी होगी, शायद एक आधी रवि सर ने या मैंने एक आधी ऊपर जैकेट होती थी, और फरवरी में आपको जैकेट पहनी हुई नहीं मिलेगी। क्यों? फिर 2 महीने सर्दी पड़ी, 10 महीने गर्मी। हालांकि हम तो पढ़ते हैं कि 4 महीने सर्दी, 4 महीने गर्मी, और 4 महीने जिसे आप चौमासा बोलते हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? फिर हमारी वजह से ही हुआ। क्यों? वो 5G लॉन्च हो रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, अलग अलग बीमारियां पैदा हो रही हैं, हर किसी के पास मोबाइल है, मोबाइल से अलग अलग विकिरणें आ रही हैं, तो वो हानिकारक हो रही हैं। उसका अध्ययन करोगे आप विकिरण पारिस्थितिकी में। भाई मेरा पढ़ाने का काम है, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगला है मानव पारिस्थितिकी। मानव और उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न पर्यावरणों का, वातावरणों का अध्ययन किया जाता है। अब मानव हो गए हम, उनका अध्ययन अपने पर्यावरण किस, उनको मानव को कौन प्रभावित कर रहा है, जैसे ताप प्रभावित कर रहा है, प्रकाश प्रभावित कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सारी बातें, और वातावरण के साथ उनके संबंध का अध्ययन अपने करेंगे, तो उसे बोलेंगे मानव पारिस्थितिकी। ये आपकी 8 शाखाएं थी। कौन कौन सी? स्वयं पारिस्थितिकी, सह पारिस्थितिकी, उसके बाद में पादप पारिस्थितिकी, उसके बाद में प्राणी पारिस्थितिकी, उसके बाद में संरक्षण, विकिरण, मानव। एक दो और रहेगी, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। इससे एक क्वेश्चन पक्का है। क्लियर? आगे चलते हैं, पारिस्थितिकी कारक कौन कौन से कारक होते हैं वो देख लेते हैं। अगर बोर होने लग गए हो तो भाई आपकी मर्जी है। हो रहे हो क्या बोर? चलिए, पर्यावरण के वे कारक जो पेड़ पौधों व जीव जंतुओं को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। क्या बोल रहा है ये? कि पर्यावरण के वे कारक, किसके? पर्यावरण के। सीधी सी बात है, हम अध्ययन किसके साथ पढ़ रहे हैं? पर्यावरण के साथ। तो पर्यावरण में कुछ कारक होंगे,
जो पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं को या तो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रूप से वो प्रभावित करते हैं, उन्हें ही बोलते हैं पारिस्थितिकी कारक। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपने कोई सपोज दैट शरारत कर दी, कुछ भी XYZ, ठीक है। अब आपका जो सच्चा दोस्त होगा, अच्छा, वो आपको बोलेगा कि भाई यार अब बातें गलत करी तू, सही को नहीं, ये वो आपको बोल देगा। या आपको मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपका जो फ्रेंड होगा वो आपको बोल देगा कि भाई तू गलत करे, आज चीज सही को नहीं। वो तो हो गया प्रत्यक्ष। अब अप्रत्यक्ष का मतलब आपका जो फ्रेंड होगा वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, तीसरे बंदे को जाके बोलेगा यार आज तो बढ़िया करियो, मैंने भी यह बात बढ़िया कौन लगी, मतलब फिर वो तीसरा बंदा आपके पास आएगा, बोलेगा, घूमते हुए आपके पास बात आ जाएगी, वो होगी अप्रत्यक्ष। अपने बोलते नहीं, जो बोलना साफ साफ बोल, डायरेक्ट बोल, क्यों के चाहे गोल गोल बातें नहीं करनी ना, वही बात होती है। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। वो कैसे ना कैसे पर्यावरण के जो कारक होते हैं वो हमें प्रभावित करते हैं, जीव जंतुओं या पेड़ पौधों को प्रभावित करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं पारिस्थितिकी कारक। ये दो प्रकार के होते हैं, अजैविक और जैविक। एक तो होते हैं अजैविक और दूसरे होते हैं जैविक। आज हम अजैविक के बारे में ही पढ़ेंगे, सिर्फ अजैविक के कुछ कारक हैं उसमें एक के बारे में पढ़ेंगे। अजैविक कारक ये निर्जीव होते हैं। अजैविक कारक क्या होंगे? निर्जीव होंगे, क्योंकि नाम से जैविक का मतलब जीव होता है, जीवित होते हैं। अजैविक का मतलब निर्जीव होते हैं। जैसे प्रकाश हो गया, ताप हो गया, आर्द्रता हो गई, वायु हो गया, भू आकृतिक हो गई या मृदा हो गई, ये सारी बातें निर्जीव है, आपको पता ही। अब वो कैसे हमें या पेड़ पौधों को या जीव जंतुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे प्रभावित करती हैं, एक एक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला है प्रकाश। अब प्रकाश कैसे प्रभावित करता है भाई, देखते हैं थोड़ा सा। प्रकाश कैसे प्रभावित करता है? जलवायवीय कारक होता है। ये क्या होता है? प्रकाश आपका जलवायवीय कारक होता है। अब ये क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे करता है, वो चीजें देखते हैं। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी कि पौधों के लिए प्रकाश जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो ये प्रभावित तो कर रहा है ना, हालांकि उनको फायदा पहुंचा रहा है। प्रभावित का मतलब आप ये नहीं कहोगे उसको नुकसान पहुंचा रहा है, नहीं, वो कैसे उनकी हेल्प कर रहा है, कैसे उन पर अपना प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। तो प्रकाश किसको प्रभावित कर रहा है? पेड़ पौधों को। कैसे कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जिससे पौधे वृद्धि करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब भोजन कौन बना रहा है? पौधे। जंतु समुदाय है, भोजन के लिए पौधों पर आश्रित होते हैं, तो इनडायरेक्टली प्रकाश हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। जंतुओं के लिए तो क्या हो गया? डायरेक्ट, पौधों के लिए क्या हो गया? डायरेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस करके भोजन बना लेते हैं। लेकिन हमें भोजन कहां से मिलता है? जंतु समुदाय को भोजन कहां से मिलता है? तो पौधों से। तो पौधों ने कैसे बनाया? प्रकाश से। तो देखो, प्रकाश से आया पौधों में, तो ये तो हो गया प्रत्यक्ष। अब पौधे से जंतु में, अब जंतु होंगे वो पौधों पर आश्रित होंगे और पौधे हैं जो प्रकाश पर। तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट तो प्रकाश पर आश्रित नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तो है, बीच में पौधा तो आ रहा है। बस यही बात ये कहना चाह रहा है। निर्भर होते हैं, पौधे की वृद्धि में भी प्रकाश हेल्प करता है, उसकी गति में हेल्प करता है, बीज अंकुरण में हेल्प करता है, श्वसन में हेल्प करता है, वाष्पोत्सर्जन आदि क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कोई नई बात नहीं, आपको पता है, कर चुके हो आप इसके बारे में। प्रकाश के गुण, मात्रा, अवधि प्रभाव पौधों पर पड़ता है, यानी कि प्रकाश के गुण क्या क्या है वो भी पौधों को प्रभावित करता है। प्रकाश की मात्रा भी पौधों को प्रभावित करती है। गुण का मतलब कि प्रकाश कैसा है, मात्रा की प्रकाश की मात्रा कम है, प्रकाश की मात्रा ज्यादा है, वो भी पौधों को प्रभावित करती है। और अवधि की प्रकाश की जो रेंज होती है वो ज्यादा है या कम है, वो भी उसको प्रभावित करती है। तो प्रकाश के गुण में देखें तो नीले रंग का प्रकाश संश्लेषण कम करता है। अगर नीले रंग का प्रकाश है तो वहां पर फोटोसिंथेसिस होता है कम, और लाल रंग का प्रकाश में फोटोसिंथेसिस होता है सबसे अधिक। और आपको एक बात और पता है, खतरों के जो निशान होते हैं वो लाल कलर के बनाए जाते हैं। क्यों? प्रकीर्णन कम, तरंगदैर्घ्य ज्यादा, आवृत्ति कम। बस क्लियर। आगे है अवधि के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। तो दीर्घ प्रकाशिक पौधे, दीर्घ प्रकाशिक का मतलब इन्हें ज्यादा प्रकाश की जरूरत होती है। तो वे कौन से पौधे हैं?
एक तो हेन बेन, कौन सा, हेनतेन नहीं है, अब बागड़ी कहते हैं ज्यादा हेनतेन ना कर, तो हेनतेन नहीं है ये, हेन बेन है। और दूसरा है गुलाब, अभी गुलाब का सीजन आने वाला है, पर देखो जी मैं तो धोखा को नहीं होती वहां, ठीक है। दूसरा है अल्प प्रकाशिक पौधे, तो सोयाबीन और तंबाकू, सोयाबीन और तंबाकू। अगला है प्रकाश उदासीन पौधे, यानी कि इनको प्रकाश ना तो कम चाहिए ना ज्यादा चाहिए, नेचुरल है ये, ठीक है। तो सूरजमुखी हो गया, कपास हो गई, टमाटर हो गई, मिर्च हो गई आदि, ये आपके प्रकाश वाला हो गया। कल हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ताप, प्रकाश हमने पढ़ लिया, आगे कल पढ़ेंगे अपने प्रकाश पढ़ लिया, ताप पढ़ेंगे, ताप कैसे प्रभावित करता है। कम से कम 5 या 6 क्लासेस आएंगी भाई, तो ज्यादा आपको वो नहीं होना है कि सर इतनी लंबी क्लासेस क्यों आ रही है। टॉपिक जो बच्चे साइंस के हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो बच्चे ज्योग्राफी के हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के 66 टॉपिक हैं। अगर आप कहोगे कि सर हमसे तो इतना नहीं पढ़ा जाता, कैसे होगा, क्या होगा, पढ़ना तो पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। एक बार फिर कहना चाहूंगा, बेपनाह इश्क कीजिए इन किताबों से, अगर बेवफा भी हुई तो कामयाब बनाकर छोड़ेंगे, ठीक है। तो वही बात है, अपनी मेहनत को जारी रखिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।